भारतीय सेना ने की बड़ी कार्रवाई। म्यांमार बॉर्डर पर नागा उग्रवादियों के कैंप किए तबाह। सेना की कार्रवाई में कई नागा उग्रवादी ढेर। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर नहीं थम रहा गुटबाजी का दौर। नए अध्यक्ष के स्वागत में नहीं दिखे एमएलए और एमएलसी। नए अध्यक्ष कैकब कादरी ने किया पदभार ग्रहण। अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अशोक चौधरी ने कांग्रेस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। महामंत्री सीपी जोशी पर लगाया आरोप। कहा, आला कमान को कर रहे हैं गुमराह। अशोक चौधरी को पद से हटाए जाने के बाद बयानबाजी तेज। राजद ने किया कांग्रेस के आला कमान के फैसले का स्वागत, तो जेडीयू ने बताया कांग्रेस का अंदरूनी मामला। रेलवे टेंडर घोटाला मामले में बढ़ी लालू और तेजस्वी की मुश्किलें। सीबीआई ने नहीं दिया वक्त। 3 अक्टूबर को लालू और 4 अक्टूबर को तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया। पूर्व मंत्री रमईराम ने नीतीश को बताया जनाधार विहीन नेता। कहा, फिर से चुनाव करा लें। जनता की अदालत से चुनाव लड़कर जीत कर दिखाएं नीतीश। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में जुटा स्वास्थ्य महकमा। मंत्री मंगल पांडे ने समीक्षा बैठक में लिए कई निर्णय। राज्य में शव वाहन सेवा हुई निःशुल्क। दानापुर के शेरपुर में बड़ा हादसा। 6 युवक गंगा में डूबे। 1 का शव बरामद। एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। बेगूसराय यूनाइटेड बैंक लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने 5 अपराधी किए गिरफ्तार। लूट के 17 लाख रुपए भी बरामद। गिरती जीडीपी पर यशवंत का जेटली पर वार। कहा, नोटबंदी के बाद कमजोर हो रही जीडीपी। आर्थिक हालात के लिए वित्त मंत्री जेटली जिम्मेदार। आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से अशोक चौधरी की छुट्टी के बाद सियासत तेज है। अशोक चौधरी ने आला कमान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 99% अंक लाने वाले बच्चे की पिटाई की जा रही है। बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद से बिहार प्रदेश कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर चल रही अटकलबाजियों का शोर थम गया। मंगलवार को देर शाम बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से अशोक चौधरी को हटा दिया गया। अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अशोक चौधरी ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। महामंत्री सीपी जोशी पर सीधा निशाना साधा। कहा, आलाकमान को कर रहे हैं गुमराह। बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने दुख को व्यक्त किया। पीसी के दौरान अशोक चौधरी की आंसू निकल आए। सीपी जोशी जी टीवी चैनल को फोन करके कह सकते हैं अशोक चौधरी हटा दिए गए। मुझे फोन करके कहने में क्या उनको हर्ष था कि आप हटा दिए गए। पार्टी ने निर्णय किया, हम स्वागत करते हैं। आज भी हम पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से मुझे अपमानित करके हटाया गया है, ये सही नहीं है। पार्टी में अगर दलित, पिछड़ों और मुसलमानों की अगर राजनीति करनी होगी और अगर आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इनकी राजनीति करते हैं, तो जो कार्यकर्ता 2-2 जनरेशन 70-70 साल तक पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, उसके सम्मान करने का भी ख्याल रखना चाहिए। सीपी जोशी पार्टी के नेताओं को, आला कमान को गुमराह करके इस तरह के ऐसे लोग इस तरह से निर्णय करा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सीपी जोशी से कांग्रेस पार्टी को सावधान रहने की बात कही। तो वहीं पीसीसी की जिम्मेदारी व्यक्ति विशेष को देने पर सवाल भी खड़े किए। अपनी बात कहेंगे, हम अपने कॉम्पिटेंट हैं अपनी बात को कहने के लिए। हम आला कमान से अपनी बात को कहेंगे कि जो लोग पार्टी आला कमान को गुमराह करा के ऐसे निर्णय कराते हैं, उन वैसे लोगों से पार्टी को सावधान रहना चाहिए। क्या हुआ? एज ए इंचार्ज बंगाल में क्या रिजल्ट आया, एज ए इंचार्ज असम में क्या रिजल्ट आया, एज ए इंचार्ज मणिपुर में क्या रिजल्ट आया, वही हिसाब आप बिहार में करना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष को अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी पार्टी को एक तरफ आपने खड़ा कर दिया और व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए आप लगे हुए हैं। अशोक चौधरी को हटाकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैकब कादरी नए पीसीसी प्रमुख की नियुक्ति नहीं होने तक इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। उन्होंने अशोक चौधरी के बारे में कुछ ये कहा।
प्रयास क्या है इसके बारे में टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित रूप में हम लोगों ने लंबे समय तक साथ में काम किया है। आज हमारे जितने भी साथी विधायक हैं, कई हमसे सीनियर हैं, कई हमसे जूनियर हैं, तमाम लोगों ने सबकी भी उपयोगिता रही है, सब लोगों ने साथ मिलकर काम किया है। निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि अशोक चौधरी जी मिल करके हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के जैसे अपना योगदान पहले दिया था आगे भी देते रहें, और मेरी आशा भी है कि ऐसा ही होगा। और जहाँ तक टूट फूट की बात मीडिया में चलती रहती है, तो अभी तक तो सरजमीन पर उतर के सामने कुछ आया नहीं है, इसलिए इस बात को मैं महज एक अफवाह ही समझता हूँ। सवाल ये है कि वो कौन से प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से अशोक चौधरी की विदाई तय हुई। सबसे पहला कारण, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने मनचाहे विभाग का मंत्री बनाया। अशोक चौधरी सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार के काफी करीबी हो गए। नंबर 2, महागठबंधन टूटने के बाद भी अशोक चौधरी ने जदयू के पक्ष में खुलकर बयान दिया और पार्टी में टूट की संभावनाओं से इनकार करते रहे। तीसरा कारण है, भाजपा के साथ सत्ता में साझेदारी करने के बाद भी अशोक चौधरी ने भागलपुर में नहर का बांध टूटने पर यह बयान दिया कि इसमें मंत्री का कोई दोष नहीं है। चौथा कारण, भाजपा के साथ सरकार बनने के बाद बिहार सरकार की ओर से सभी पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस थमाया गया, लेकिन नीतीश सरकार की ओर से अशोक चौधरी के बंगले को खाली कराने की पहल नहीं की गई। पांचवा कारण, हाल के दिनों में बिहार प्रदेश कांग्रेस में टूट की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक चौधरी दिल्ली नेतृत्व के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल गए। कहा कि 99% नंबर लाने वाले बच्चे की भी पिटाई हो रही है। छठा कारण, अशोक चौधरी ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया और कहा कि आलाकमान जल्द फैसला करें कि उन्हें हटाना है या नहीं। सातवां कारण, केंद्रीय नेतृत्व को ये आशंका थी कि पार्टी की राज्य इकाई दो फाड़ हो सकती है, जिसमें से एक धड़े की अगुवाई चौधरी कर सकते हैं। कांग्रेस के अशोक विरोधी नेताओं ने दिल्ली में फीडबैक दिया कि जदयू के महागठबंधन से हटने के बाद इस बात को लेकर आशंका है कि अशोक चौधरी के नेतृत्व में कुछ विधायक जदयू में शामिल हो सकते हैं। नौवां कारण, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के विधायकों से बात की थी, जिसमें अशोक विरोधी विधायकों ने अध्यक्ष के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़ा किया था। और 10वां सबसे अंतिम और बड़ा कारण है, हाल ही के दिनों में राजद सुप्रीमो लालू से अशोक चौधरी की बढ़ी दूरी। बताया जा रहा है कि लालू ने भी चौधरी की शिकायत सोनिया गांधी से की थी, तो अशोक चौधरी की जेडीयू की तरफ बढ़ी नजदीकियों ने उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से दूर कर दिया। वैसे अशोक चौधरी के दर्द में बीजेपी और जेडीयू का ये बयान शायद मरहम का काम करे। देखिए, हम लोग खुद भी बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमारे बड़े अच्छे रिश्ते रहे अशोक चौधरी से, मंत्री के नाते भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और उनका पूरा परिवार कांग्रेस से वर्षों से जुड़ा रहा है। उनके पिताजी महावीर बाबू 52 से विधायक रहे। तो पार्टी कब किसको बनाती है हटाती है एक पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन एक दलित को नवरात्र के दौरान बिना सूचना के टीवी से जानकारी मिलती है और तो जिसे हटाया गया दुखद है। और हम लोग सभी लोग, यद्यपि मेरा कांग्रेस से कोई दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन हम सब लोग दुखी हैं और इसका कहीं न कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस प्रकार से अशोक चौधरी जी को कांग्रेस अध्यक्ष से हटाया गया है, बिहार में कांग्रेस ने अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। वैसे भी कांग्रेस में परंपरा रही है, राज्यों में कोई मजबूत छत्र उभर के आता है तो कांग्रेस उसको समाप्त करती रहती है, ताकि एक परिवार के सामने कोई चुनौती बन के खड़ा नहीं हो। और मैं मानता हूँ कि बिहार के अंदर कांग्रेस का जो ये अंदरूनी झगड़ा है या कांग्रेस की जो कार्रवाई है, कांग्रेस को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला है। कांग्रेस के का अध्यक्ष प्रकरण ये उस पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम लोगों को इस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। और जहां तक सवाल रहा कि दलितों की उपेक्षा की, तो अब हमें लगता है कि एक पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी एक बड़े नेता हैं, एक दलित नेता भी हैं, और अगर वो कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं तो पार्टी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और उस पर फिर विचार करना चाहिए कि क्या उसकी बातें हैं। या मेरा सुझाव है, ये उनकी पार्टी का कानूनी मामला, हमें इससे कोई लेना नहीं है, लेकिन पार्टी के बड़े नेता कुछ बोलें और पार्टी में अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो इस बात का संज्ञान लेकर पार्टी को आत्ममंथन करनी चाहिए। कांग्रेस के 27 विधायकों में से 18 से ज्यादा विधायक अशोक चौधरी के समर्थन में हैं। इसीलिए अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका भी दे सकते हैं,
अशोक चौधरी कांग्रेस में दलितों के प्रताड़ित होने वाला कार्ड खेल सकते हैं। पार्टी को अंदर ही अंदर काफी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, जिसकी काट कांग्रेस को ढूंढनी होगी। न्यूज इंडिया के लिए पटना से अमित कुमार और रोहित कुमार की रिपोर्ट। इधर बिहार प्रदेश कांग्रेस को भले कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया हो, लेकिन कुर्सी की जंग अब शुरू हो चुकी है। पटना से दिल्ली तक नेताओं ने अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार इस बार फिर प्रदेश कांग्रेस की कुर्सी के लिए सवर्ण या अल्पसंख्यक चेहरे पर विश्वास किया जा सकता है। उनमें से पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह इस दौड़ में सबसे आगे हैं। वहीं पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार, प्रदेश महिला की अध्यक्ष रह चुकी अमृता भूषण और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद के नाम की भी चर्चा है। कॉम्पिटेंट है अपनी बात को कहने के लिए, हम आला कमान से अपनी बात को कहेंगे कि जो लोग पार्टी आला कमान को गुमराह करा के ऐसे निर्णय कराते हैं, उन वैसे लोगों से पार्टी को सावधान रहना चाहिए। क्या हुआ एज ए इंचार्ज बंगाल में, क्या रिजल्ट आया, एज ए इंचार्ज असम में क्या रिजल्ट आया, एज ए इंचार्ज मणिपुर में क्या रिजल्ट आया, वही हिसाब आप बिहार में करना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष को अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी पार्टी को एक तरफ आपने खड़ा कर दिया और व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए आप लगे हुए हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कैकब कादरी ने सदाकत आश्रम में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली। दरअसल नए अध्यक्ष के स्वागत में कार्यकर्ता तो पहुंचे, लेकिन विधायक और एमएलसी नजर नहीं आए। कैकब कादरी ने कहा कि समान विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस को बिहार में आगे बढ़ाएंगे। पहले तो अपने कांग्रेस के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया मैम का मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हमारे सम्मानित नेता बिहार मामलों के प्रभारी आदरणीय सीपी जोशी का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे प्रभारी सचिव दोनों प्रभारी का भी मैं सम्मान करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसको ये बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस में एक उदाहरण है। क्या अशोक चौधरी जेडीयू के करीब हो रहे हैं? क्या कांग्रेस टूट के सूत्रधार बन रहे हैं पूर्व अध्यक्ष? इस मामले को लेकर अशोक चौधरी तो खामोश हैं, लेकिन सहयोगी और विरोधी इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रहे हैं। भी अन्य पार्टी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, न उसकी कोई रुचि है इस मामले में। और जहां तक पार्टी के टूट का मामला है, ये हम लोगों को संज्ञान में आप ही मीडिया के माध्यम से आता है। अगर पार्टी टूटती है तो उनके अपने आंतरिक अंतर्विरोध के कारण टूटेगी। जेडीयू का कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मामले से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी अलग है, ठीक है कि अलायंस पार्टनर हमारे रहते हैं और लालू प्रसाद जी का कांग्रेस के साथ पुराना संबंध रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो आला कमान है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने, उन्होंने जो फैसला लिया हम उसका स्वागत करते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जब से हुई है तो बिहार के लोग तो महागठबंधन से ऐसे ही परेशान थे, और जो लोग थे उस महागठबंधन में वो भी घुटन महसूस कर रहे थे। तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार बनी है, इससे एक संतोष का वातावरण बिहार में बना है। राज्यसभा सांसद शरद यादव सासाराम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के आर्थिक नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में आर्थिक व्यवस्था तबाह हो गई है और जीडीपी गिरती जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी को अभी तक लागू नहीं किया गया। यहां तक कि सबका साथ और सबका विकास का नारा भी देश की जनता के साथ छलावा है। बारे में ये सरकार जब चुनाव का दौर था तो समय कही थी कि 2 करोड़ लोगों को 1 साल में रोजगार देंगे। किसान के 1.5 गुने दाम स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंड से लागू करेंगे। अदालत में लगा दी दरखास्त कि नहीं, हम नहीं लगा कर सकते, 1.5 गुना में नहीं दे सकते। सबका साथ सबका विकास, और तेल के दाम 50 रुपए वहां मिल गए। यहाँ वसूली जो है वो ये सरकार जो है, इसने नोटबंदी के चलते जो इकोनॉमी है उसको तबाह कर दिया। जदयू के बागी हो चुके सांसद अली अनवर ने नीतीश कुमार को मौका परस्त कहा। साथ ही नीतीश के जेडीयू का एनडीए में जाने की घटना को अनैतिक और बिना मान्यता वाला विवाह बताया। अली अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार ने आम जन के विश्वास के साथ छल किया।
ऐसे में आने वाले समय में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। शादी विवाह जो संस्था है, सबसे पुरानी संस्था है, उसको 7 फेरे लगते हैं। उसके लिए भोज होता है, बिरादरी का भोज, गांव का भोज, समाज का भोज, और उस पर एक मुहर लगती है, तब शादी ब्याह होता है। तो नीतीश जी बिना शादी ब्याह करके और बिना सामाजिक मान्यता के एक अनैतिक गठबंधन बना लिए, तो इसको समाज अप्रूव नहीं कर रहा। तो वहीं पूर्व मंत्री रमई राम ने नीतीश कुमार को जनाधार विहीन नेता बताया और कहा कि नीतीश कुमार में अगर हिम्मत है तो फिर से चुनाव लड़ लें, विधान परिषद की जगह जनता के अदालत में आकर जीत कर दिखाएं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें मंगल पांडे ने सूबे के स्वास्थ्य विभाग के सेवाओं को सुधारने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। है जो दवा खरीद करती है, वहां भी व्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई थी और व्यवस्थाओं को कमजोर पड़ने के कारण दवा के क्रय करने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बाधित थी। अब वो प्रक्रियाएं ठीक हो रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से दवाओं का क्रय बढ़ रहा है। मैं जब मंत्री बना उस वक्त तक 70 दवा खरीद रहा था BMSICA, अभी केवल 2 महीने हुए हैं 29 दवा की बढ़ोतरी हो गई है और मैं आपको कह रहा हूं कि अगले 5 महीने में सभी EDL की दवा हम देने की स्थिति। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे नालंदा के राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वदेशी BMCS की 1 लाखवें मॉड्यूल को देश को समर्पित किया। इस मौके पर मंत्री भामरे ने कहा कि इससे देश के सैनिकों को समर्पित करने में गर्व अनुभव हो रहा है। इस उपलब्धि के लिए आयुध निर्माण के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। मोतिहारी में उत्पाद विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कैदी को रखने के लिए बना हाजत मालखाना बना हुआ है, वहीं जवानों के बैरक हाजत बने हुए हैं, जिसका फायदा उठाकर बुधवार को 6 कैदी खिड़की तोड़कर फरार हो गए, जिनमें से 4 शराब तस्कर बताए जा रहे हैं और 2 शराबी। कैदियों के फरार होने के बाद उत्पाद विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस बीच उत्पाद अधीक्षक ने कैदियों की सुरक्षा में तैनात सैप के जवान की भूमिका को संदेह के घेरे में बताया। कल रात की छापेमारी हुई थी और दुर्गा पूजा, मुहर्रम आदि पर्वों के अवसर पे लार्ज स्केल पे हम अभियान चला करके अवैध शराब के विरुद्ध कारोबार कर रहे हैं। उसमें कुछ कारोबारी, कुछ पीने वाले पकड़े गए थे और उनको हाजत में रखा गया था, लेकिन आज सुबह सूचना मिली कि वो उस हाजत के खिड़की के ग्रिल को तोड़ के निकल गए हैं या भाग गए हैं। संबंधित थाने में FIR कर दी गई है, थाने की भी बातचीत हुई है, छापेमारी की जा रही है हमारी टीम के द्वारा भी, और आगे जांच प्रतिवेदन मुख्यालय। मधुबनी के फुलपरास थाना के बेलहा गांव में दर्जनों हथियारबंद अपराधियों ने फायरिंग कर 6 लोगों को गोली मारी, जिसमें 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कटहल से पत्ता तोड़ने के मामूली से विवाद में एक पक्ष ने अपराधियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरे अपराधी अपने बाइक छोड़कर फायरिंग करते हुए भाग निकले। दूसरी ओर आरोपी के घर के सभी सामानों को ग्रामीणों ने जला दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर हंगामा किया। बक्सर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गश्ती के दौरान एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 कट्टा और 29 जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ में जुटी हुई है। करता है कि संध्या को तकरीबन 8:30 बजे शाम को पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष नगर थाना गश्ती पर थे, तो बक्सर स्थित गोलंबर के पास एक गश्ती में तो एक व्यक्ति को उन्होंने देखा, थोड़ा संदिग्ध लगा, उसको रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा। उसके बाद जब उसको खदेड़ कर पकड़ा गया है, तो इस व्यक्ति का नाम है जो दरपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दिलीप राय नाम का व्यक्ति है। इसके पास से एक देसी कट्टा तथा 29
315 बो की जिंदा कारतूस इसके पास मिले, जो कि पैक्ट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो सप्लाई होती है, और इन्होंने लीगल तरीके से इसको प्रोक्योर किया था। शिवहर जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र के खैरा पहाड़ी घाट पर एक बड़ा हादसा हुआ। बागमती नदी में सवारी से भरी नाव पलट गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग और स्थानीय गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 4 लोग लापता हैं, जिनमें से एक महिला और 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। देखिए, आज सुबह सूचना मिली कि 9:30 बजे के आसपास की खैरा पहाड़ी में एक नाव दुर्घटना हो गई है। जैसे ही सूचना मिली, घटनास्थल पर थाना प्रभारी और BDO पहुँचे। उनके द्वारा सूचना की संपुष्टि की गई। हम और SP दोनों SDM के साथ घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं। SDRF को सूचित कर दिया गया। SDRF अभी ऑपरेशन कर रहा है। ऐसा बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि 4 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, और 2 महिला और 2 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। उनकी खोजबीन की जा रही है। अगर उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई होगी तो उनको आज ही मुआवजा दिया जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिला से 2 शातिर लुटेरों को बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूट की बाइक के साथ ही 3 मोबाइल भी जब्त किया गया। दोनों ही हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आए थे। इस मामले में बेतिया सदर SDPO ने बताया कि बेतिया बगहा पूर्वी चंपारण में दोनों लुटेरों के खिलाफ लूटपाट, डकैती और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। किन किन जिलों में इसका आपराधिक इतिहास? बगहा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में। अभी और जगहों से भी इनका आपराधिक इतिहास मिलने की संभावना है। रिकवरी भी हुई है सर? रिकवरी वही है जो लोरिया में लूट किया था, वो लूट की मोटरसाइकिल रिकवरी हुई है। इसके कॉन्फेशनल स्टेटमेंट। बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सर्विलांस के आधार पर लूट की रकम के साथ 5 अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। 25 सितंबर को यूनाइटेड बैंक आलापुर शाखा की 20 लाख रुपए की लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। अपराधियों ने फुलवरिया थाना इलाके के मुसहरी रोड के पास हथियार के बल पर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 17,09,000 रुपए, 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल जब्त किया है। तारीख को यूनाइटेड बैंक बरौनी फुलवरिया मेन ब्रांच से जो बैंक कर्मी है कुछ पैसा लेके निकले थे। एक वाइट रंग की स्कॉर्पियो थी, जिसमें वहाँ का एक कैशियर, एक ड्राइवर और डेली लेबर में एक जो जनरेटर चलाने वाला होता है वो साथ में लेके निकले थे अपने सब ब्रांच को लेने के जाने के लिए। उसमें 20 लाख के आसपास इन लोगों ने रकम बताई थी। उसमें इनके द्वारा बताया गया कि 2 मोटरसाइकिल से टोटल 6 आदमी आए और उन्होंने सामने से गाड़ी रोकी। उसके बाद इनके द्वारा बताया गया कि फायरिंग करी गई और इसी के क्रम में जो इनके पास बक्सा था, बक्से को इनके साथ ही लेकर भाग गए। मसौढ़ी थाना इलाके के सरवा गांव निवासी एक व्यक्ति बीते 1 महीने से अपने लापता बच्चों की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाने के लिए थाने का चक्कर काट रहा है। पीड़ित अपने 15 वर्षीय लापता बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा, पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद पीड़ित पिता SSP पटना के कार्यालय गया, जहां मामला मसौढ़ी थाना इलाके के होने के कारण उसे फिर मसौढ़ी भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद कोई केस दर्ज नहीं किया गया। ऐसे में अपने लापता बच्चे की तलाश में पीड़ित पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है। 28 दिनों से मेरा लड़का लापता है। उसके बाद हम 4 बार यहाँ आए, 16 दिन के अंदर में 4 बार थाना में आए। चारों बार हमको गाली देकर के बात करके चला दिया। हम गुस्सा में थाने से चले गए। जाने के बाद में सीनियर SP को भी जा करके आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद में 14 तारीख को हम सीनियर SP को दिए और सीनियर SP 14 तारीख को सर्किल इंस्पेक्टर को भेज दिए और 14 तारीख के आज तक थाना में हमको कोई कार्रवाई या कोई तरह का बयान या कोई तरह का माने जानकारी नहीं दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रोहतास के इंद्रपुर इलाके में महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क मरम्मत की मांग की। नाराज महिलाओं ने डेहरी तिलथु सड़क मार्ग को जाम कर हंगामा किया और गांव के कई दबंग सड़क निर्माण में अड़चन डाल रहे हैं, इसकी शिकायत की। अनुमंडल प्रशासन से भी शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाकर महिलाएं सड़क पर उतर आईं। ये हम लोग का रास्ता नहीं है जाने के लिए। अच्छा, हम रास्ता मांग रहे हैं, रास्ता बन जाएगा। हम लोग कौन रोक रहा है?
अलीम नाम है। अच्छा, क्यों रोक रहे हैं वो लोग? क्यों रोक रहे हैं? रोक रहे तो हमारा जगह है। मेरा जगह हम नहीं जाने देंगे। बोलते हैं कि मेरा जगह हम नहीं जाने देंगे, इसमें रोड नहीं बनने देंगे। नवरात्र के मौके पर पटना ट्रैफिक पुलिस काफी सतर्क दिख रही है। इसी कड़ी में पूजा को लेकर शहर में कई ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव किए गए। इसकी जानकारी देते हुए ट्रैफिक एसपी प्रतोष कुमार दास ने बताया कि इस बार की दुर्गा पूजा को लेकर पटना शहर में ट्रैफिक रूट में काफी बदलाव किया गया है। साथ ही कार्यक्रमों के दौरान शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास 3 दिनों की छुट्टी पर जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा अर्चना की। साथ ही झारखंड वासियों की खुशहाली की कामना की। अग्रिको से निकलकर विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का उन्होंने भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना से राज्य को सजाने संवारने में नई ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे राज्य के गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। भी जिंदगी में ना पुरानी चीज़ों को ना पुरानी यादों को भूलनी चाहिए, और पुरानी चीज़ों को पुरानी जगहों पर आकर बेहद सुकून मिलती है। तो किसी जगह से उठकर ऊंचा हम आज राज के मुख्य सेवक कर रहे हैं और अपनी शक्ति के अधिष्ठात्री माँ दुर्गा पूजा क्या सप्तमी की पूजा है, जहाँ हम शुभंकारी माता के नाम से जाते हैं। तो पूरे राज्य में शुभ ही शुभ ये माता से आराधना हर पंडाल में प्रयास कर रहा हूँ कि अपने क्षेत्र के इस बहाने मैं अपने जनता से भी मिल सकूँ और जनता के पास भी शक्ति है। बोकारो के सेक्टर 9 के वैशाली मोड़ पर पूजा पंडाल का भू राजस्व मंत्री अमर बावरी ने उद्घाटन किया, जिसके बाद मां के दरबार के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान मंत्री के साथ आम लोगों ने भी मां की पूजा अर्चना की। द्वार आज सबके लिए, भक्तों के दर्शन के लिए खुला है। आज सेक्टर 9 के इस पंडाल में हम लोगों ने आज इसका शुभ उद्घाटन सभी के माध्यम से मेला परिसर का किया है। माँ से ही आशीर्वाद चाहते हैं कि झारखंड के 3.25 करोड़ जनता का, पूरे भारतवर्ष का और विशेषकर चंदनकरी बोकारो के लोगों के जीवन में खुशहाली आए, उन्नति आए, लोग स्वस्थ होकर के अपने जीवन के सर्वोत्तम सुख को अपने जीवन में भोग सके और सभी प्रियजनों के साथ इस देश को महान बना सके। झारखंड में मिड डे मील घोटाले के मामले पर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने रघुवर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घोटाले का सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया, इसलिए मामले से जुड़े शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। तो हम लोग घटना सुन ही रहे थे वहाँ सृजन घोटाला, लेकिन यहाँ तो लगता है कि जो क्या कहते हैं उसको मिड डे मील घोटाला की एक शुरुआत हुई। बहुत बड़ा ये पर्दाफाश हुआ, जहाँ 5 अगस्त को पैसा ट्रांसफ़र होता है, क्या कहते हैं, कौन कंस्ट्रक्शन, भानु कंस्ट्रक्शन को। झारखंड सरकार की उजाड़ो नीति के विरोध में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पतरातू में 396 परिवारों के बेघर होने के बाद जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी पीड़ितों से मिलने पहुंचे और सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। सरकार के खिलाफ जेवीएम ने पतरातू प्रखंड कार्यालय पर चल रहा 24 घंटे का अनशन खत्म कर दिया है। पीड़ितों ने बताया है कि दुर्गा पूजा के दिन लोगों को बेघर करना बीजेपी के लिए अच्छे दिन नहीं है। अनशन से उठने के बाद घरों पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया। वहीं लोगों ने बताया कि बाबूलाल मरांडी पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन किसी के आश्वासन की जरूरत नहीं। बेघर होने से पहले नेता कहां थे? आज हिंदू का पर्व है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस पर्व की अनदेखी करते हुए लोगों को बेघर कर दिया। ऐसा उजाड़ा गया कि हम लोग कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के। दाने दाने के लिए आज हम तरस रहे हैं। हमारे बच्चे जो है, हमारे बाल बच्चे सब भूखे परस्त है, सब तंबू में कहाँ खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। हमारा बच्चों का बचपन गुजर गया।
इससे भी बड़ा और कोई दुख है। आज हमारा दुर्गा पूजा खत्म हो गई है। क्या ईद मुहर्रम बकरीद में बीजेपी सरकार इस तरह से करके दिखाता? आज हिंदू का पर्व है और बीजेपी सरकार में नरेंद्र मोदी कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लोगों को शासन दिया था कि आप लोग के मतलब 15 दिन मतलब रहिए, मतलब आप लोग उसके बाद हम लोग अपना में निर्णय कर लिए हैं कि 15 दिन के 5 तारीख के बाद आप लोग के कहीं जगह एडजस्ट करके आप लोग के वहाँ बैठाया जाएगा, उसके बाद हटाया जाएगा। लेकिन सर हम लोग तो साथ विश्वासघाती हो गया है, मतलब हम लोग तो विश्वास करके कि 15 दिन रहेंगे उसके बाद कहीं एडजस्ट करेंगे हम लोग हटाएं, लेकिन हम लोग निफिक्री रह गए। पूरे घर में सामान पड़ा था, कोई आदमी नहीं हटाया। विश्वासघात कौन किया? सब किया। बीजेपीएन किया है सर हम लोग के साथ। मान लीजिए वो अनशन हमको खत्म करवा के बोले, आश्वासन दिए कि आप 5 तारीख ले रहिए, 15 दिन रहिए, उसके बाद आप लोग के पूजा खत्म होगा तो हटाया जाएगा। जेवीएम के सुप्रीमो ने कहा है कि सरकार की उजाड़ो नीति के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। कोर्ट के बजाय जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। तो हमने जैसा कहा कि इस लड़ाई को यही नहीं बल्कि आगे हम लोग जिला मुख्यालय पर करने वाले हैं। बड़ा आंदोलन प्रदर्शन होगी और इस आंदोलन को यही ही नहीं पूरे झारखंड में इसी प्रकार से सरकार जोर जबरदस्ती किसानों को उजाड़ रही है, घरों से उजाड़ रही है, घर द्वार तोड़ रही है, अधिग्रहण कर रही है। तो राज्य व्यापी आंदोलन चल रहा है। बीजेपी सरकार जहां अच्छे दिनों की बात कर रही है, वहीं लोगों को हिंदू पर्व पर बेघर होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि 396 बेघर परिवारों को क्या खुद का आशियाना मिलेगा या फिर दर दर भटकना होगा। न्यूज इंडिया के लिए रामगढ़ से अनुज की रिपोर्ट। भाकपा माओवादियों का एक दस्ता बुधवार को खूंटी चाईबासा के पास बैनर पोस्टर लगाकर दहशत फैलाने की कोशिश में जुटा। मोरहू में माओवादियों ने ये दूसरी बार बैनर पोस्टर लगाने का काम किया है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जब्त कर लिया। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के महतोडीह स्थित मटरूखा पंचायत में पानी से भरे एक गड्ढे में 2 बच्चे का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे सुबह घर से निकले थे, जो वापस लौटकर नहीं आए। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। अरे दोनों बच्चा खेलने के लिए गया था उधर गड्ढा तरफ, बाद में पता चला कि गड्ढा में गिरा हुआ। दौड़ के हम लोग गए, देखें, उठा पटा के हम लोग ले गए। फिर गिरिडीह हॉस्पिटल, शिवम, दुकनिया, वहाँ बोल दिया एक्सपायर कर गया। फिर ले आए, थाना को सूचना दिया, मुखिया को सूचना दिया, सब इंक्वायरी करके चले गए। और क्या, हम लोग को किसी के ऊपर किसी का कोई शंका समाधान नहीं। बच्चा खेलते हुए गिर गया। रांची में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सीआरपीएफ स्वच्छता ही सेवा अभियान चला रही है। सीआरपीएफ का ये अभियान धुरवा इलाके से लेकर विभिन्न अस्पतालों के क्षेत्र में भी चल रहा है। स्वच्छता अभियान की कमान कमांडेंट संजय कुमार खुद संभाल रहे हैं। 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर में जो स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके तहत हमारे सीआरपीएफ भी उसका योगदान दे रही है पूरे भारत में, जिसमें अपने झारखंड में हमारी टोटल लगभग 22 बटालियन है और हर बटालियन में लगभग 7 कंपनी है। ये 7 कंपनियाँ तो टोटल लगभग 150 लोकेशन पूरे झारखंड में ऐसी होगी जहाँ पे ये सफाई अभियान चल रहा है। भारत सरकार का हम सहयोग दे रहे हैं। रांची में विश्व पर्यटन दिवस पर झारखंड को बढ़ावा देने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग ने सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई रोड मैप भी तैयार किए गए। रांची में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग ने सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थल को विकसित करने के मकसद से पर्यटन से जुड़े रेलवे, एयरबेस, ट्रैवल एजेंट, होटल मेंबर को इकट्ठा किया गया। सेमिनार में पतरातू को मेगा डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का रोड मैप दिखाया गया। जैसा कि सब आप लोग जान रहे हैं कि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसी अवसर पर हम लोगों ने सस्टेनेबल टूरिज्म को थीम रखते हुए यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है
इस कार्यक्रम में हम लोगों ने प्रयास किया है कि पर्यटन के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे रेलवे हुआ, एयरवेज हमारा हुआ, हमारे ट्रेवल एजेंट हुए, हमारे होटलियर्स हुए, ये सारे लोगों को इकट्ठा करें और सारे लोगों को समाहित करें, क्योंकि पर्यटन बिना सबके सहयोग के संभव नहीं है। राज्य में पर्यटन बढ़ाने के लिए कला संस्कृति विभाग के साथ रेलवे ने भी नई योजनाएं तैयार की हैं। रेलवे के मुताबिक नई योजनाओं में पर्यटकों को सुविधा की कई सौगातें मिलेगी। बिल्कुल, जैसा मैं बता दूं कि IRCTC ने MOU भी कर रखा है झारखंड गवर्नमेंट के साथ, और अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री महोदय ने जो हरी झंडी दिखाई है एजुकेशन स्पेशल ट्रेन के लिए। इस तरह के पहले भी चीज़ें हो चुकी है, पिलग्रिमेज स्पेशल हो चुका है। आगे भी इस तरह का सहयोग झारखंड गवर्नमेंट और रेलवे का अभी भी है और आगे भी आने वाले समय भी रहेगा। बहरहाल राज्य सरकार एवं JTDC के अलावा रेलवे भी झारखंड पर्यटक को बढ़ावा देने जा रहा है। देखना ये होगा कि सरकार की इस पहल से राज्य की पर्यटक व्यवस्था में कितना सुधार होता है। न्यूज इंडिया के लिए रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।